पोलार साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम, पेसर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेसर स्कीम इस टाइप का टॉपिक आ सकता है, राइट, कि पेसर स्कीम क्या है, क्या चीज इसमें आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? पोलार मतलब पोलार एरियाज की बात हो रही है, ठंडे एरियाज की बात हो रही है। साइंस, पोलार साइंस मतलब ठंडे एरिया पर जाकर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना है, सिर्फ यही चीज है इस स्कीम के अंदर और कुछ नहीं है। पोलार एरियाज पे जाकर हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर अगर रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो क्या पता लगेगा उनको? क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो सबसे पहले वहीं पता लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे पहले वहीं पता लगेगा कि वहां पर बर्फ जो है वो पिघलेगी। क्रायोस्फीयर की बात करें, इस पूरी धरती पर जहां जहां पर भी बर्फ बनती है, फ्रोजन स्टेट जहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। ये आपके ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्रायोस्फीयर, राइट। तो इसी पूरी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आपके जीएस पेपर 3 के अंदर भी और जीएस पेपर 1 के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोलार साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम, पेसर स्कीम, इसको अप्रूव किया गया था कि इसको 2021 से 2026 तक कंटिन्यू किया जाएगा। पेसर स्कीम की बात करें, यानी कि पोलार साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम, इसके अंदर हम लोग को एंटार्क्टिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशियन प्रोग्राम और क्रायोस्फीयर और क्लाइमेट प्रोग्राम देखने को मिलता है। मतलब ये पूरे प्रोग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए किससे रिलेटेड है, कि ठंडे एरिया पर जाकर हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं उससे रिलेटेड है, राइट। और ठंडे एरिया पे जाकर सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है वो किसकी होती है? क्लाइमेट चेंज की, जो आज की डेट की वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, राइट। और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा सक्सेसफुली किसके थ्रू? नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च के थ्रू, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। तो ये चीज है एक सिंपल सी जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी क्रायोस्फीयर होता गया है, क्रायोस्फीयर धरती के सिस्टम में फ्रोजन पार्ट है। फ्रोजन पार्ट, आप सिंपल शब्दों में ये ध्यान रखो कि पूरी धरती पर जो भी ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, वो क्रायोस्फीयर का हिस्सा है। चाहे वो समुद्र पर जो आइस शीट्स हम लोग को देखने को मिलती है ना, समुद्र पर टुकड़े आपने देखे होंगे, बर्फ के टुकड़े, बर्फीले वाले टुकड़े, राइट, तो वो भी क्रायोस्फीयर का ही हिस्सा है। तो धरती पर जो भी ऐसी जगह है जो बहुत ठंडी जगह होती है, जहां पर पानी जो होता है वो फ्रोजन सॉलिड होता है, पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है, ऐसे एरिया जहां पर स्नो होती है या आइस होती है, ऐसे एरिया जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहीट से कम हम लोग को देखने को मिलता है पूरे साल भर या साल के कुछ पर्टिकुलर महीनों में, तो ऐसे एरिया जो आएंगे वो क्रायोस्फीयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिंपल सी चीज। जो टर्म क्रायोस्फीयर जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब है क्रायोस, जिसका मतलब होता है कोल्ड, और आइस और स्नो जो भी लैंड पर है ये एक पार्ट है क्रायोस्फीयर का। सिंपल शब्द में समझना है कि पूरी धरती में जो भी ऐसा एरिया लैंड पर, जमीन पर हम लोग को बर्फीला वाला एरिया देखने को मिलता है, बर्फ वाला एरिया देखने को मिलता है, वो एक पार्ट हम लोग को क्रायोस्फीयर का देखने को मिलता है। इवन समुद्र पर मौजूद जो आइस शीट्स होती हैं वो भी क्रायोस्फीयर का एक पार्ट हम लोग को जो है वो नजर आती है। इसके अंदर लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्रायोस्फीयर का हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स जो कि आपको ग्रीनलैंड के इलाके पे, अंटार्कटिका के इलाके पर देखने को मिल जाएंगी। आइस कैप्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, जो स्नो का जो एरिया होता है, परमाफ्रॉस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सबके सब एरिया, ये मतलब सिंपल शब्दों में बर्फीला इलाका, जितना भी पूरी धरती में बर्फीला इलाका है वो क्रायोस्फीयर का हिस्सा है। जब भी कॉन्टिनेंटल आइस जो है लैंड के बाहर चली जाती है, राइट, जैसे कि सी सरफेस पर हम लोग को देखने को मिलती है और वो शेल्फ आइस जो है वो बन जाती है, तो ये भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, क्रायोस्फीयर का पार्ट होता है। जो दूसरे पार्ट होते हैं क्रायोस्फीयर के वो है आइस, बर्फ जो पानी के ऊपर पाई जाती है। इसके अंदर फ्रोजन पार्ट होता है ओशियन का, जैसे कि अंटार्कटिका के आसपास जो पानी है, आर्कटिक क्षेत्र के आसपास जो पानी है, राइट, समुद्री एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है जो बर्फ से घिरा हुआ है, राइट, तो वो भी इसका हिस्सा है। इसके अंदर फ्रोजन रिवर, बर्फ से ढकी हुई जो नदियां हैं, लेक्स हैं, राइट, तो ये सब पूरे एरिया जो हम लोग को पोलार साइड पर देखने को मिलते हैं, फ्रोजन एरिया हम लोग को नजर आते हैं। और इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एरियाज का धरती के क्लाइमेट के लिए, राइट, इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्नो और आइस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सूर्य जो है वो कितनी ज्यादा गर्मी जो है वो प्रोवाइड करा रहा है हमारे प्लैनेट को, राइट। और पोलार रीजन पर ही फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इसी क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। साइंटिस्ट जो है वो इस क्षेत्र पर पूरे दुनिया भर में क्लाइमेट का जो भी चेंजेस आ रहा है क्लाइमेट में, तो उसको आइडेंटिफाई साइंटिस्ट जो है वो बहुत आसानी से इस क्षेत्र पर स्टडी करके कर सकते हैं, राइट।
पेसर के अंदर 6 कंपोनेंट्स है सिंपल से। एक तो पोलार रिसर्च वेसल कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि इस पूरी स्कीम के अंदर हम लोग को एक वेसल क्रिएट करना है जिसके अंदर बैठकर साइंटिस्ट रिसर्चर वहां जाकर पोलार एरियाज में जाकर रिसर्च कर सके। हमें तीसरा रिसर्च बेस अपना बनाना है एंटार्क्टिका में। इंडियन साइंटिफिक एंडेवर जो आर्टिक क्षेत्र का, यानी कि आर्टिक क्षेत्र पर भी हम लोग को रिसर्च जो है वो करने पर फोकस करना है। पोलार एरियाज पर, स्पेशली एंटार्क्टिक एरिया पर जो है वो हमें एक्सपीडिशन करना है, वहां पर जाना है, रिसर्च करनी है। हमें मैत्री स्टेशन को रिप्लेस करना है, राइट, सदर्न ओशियन पर फोकस करना है। और ऑब्जेक्टिव हम लोग को पेसर स्कीम के क्या देखने को मिलते हैं कि इंप्रूव करें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें पोलार साइंस और क्रायोस्फीयर सिस्टम पर, राइट। मेजर अचीवमेंट जो पेसर स्कीम के हैं पिछले 3 सालों में वो क्या है कि हमने 39th और 48th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन, मतलब 39 और 48 में, मतलब 48 पे मत चले आना, 48 मतलब 40 TH, ठीक है, नहीं तो पता लगे आप सुन रहे हो 48 बोल दो सर 48 बोला। तो 39 और 40 इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो हमारा है, यानी कि एंटार्क्टिका के लिए हम लोग जो है वो गए हैं, राइट, रिसर्च करने एंटार्क्टिका पर, तो ये हमने एग्जीक्यूट किया है। और 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है एंटार्क्टिका का वो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, राइट। क्लीन एयर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरीज जिसके अंदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मौजूद है, सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि एरोसॉल पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। इसे हमने मैत्री और भारती स्टेशन पर स्टैब्लिश किया है, राइट। और 23 रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ग्लेशियोलॉजी के, मरीन साइंस के, पोलार बायोलॉजी के, एटमॉस्फेरिक साइंस के, राइट। तो ऑलरेडी हमने इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 2019-2020 आर्कटिक एक्सपीडिशन के दौरान। और इंडिया आर्कटिक जो है, या इंडिया ARC मूरिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ हाइड्रोफोन सिस्टम भी हम लोग को देखने को मिलता है जिसको हमने सक्सेसफुली जो है वो डिप्लॉय किया है। ग्लेशियोलॉजिकल फील्ड कैंपेन्स भी हमने कंडक्ट जो है वो किया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, इसमें से 1-2 बस ध्यान में रखो, ज्यादा पूरा चीज जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी डिटेल में मैंने पूरी चीज आपको कवर करा दी। क्रायोस्फीयर क्या होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता लग गई, ये जो हमारा मिशन है किससे एसोसिएटेड है ये भी आपको पता लग गया। सिर्फ यही चीज थी इस टॉपिक के अंदर जानने वाली, राइट।